आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टमेंट के बीच में और इनकम के बीच में। तो आई इज इक्वल टू एफ वाई। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप और वाई का मतलब नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन, तो दो तरीके का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? द इन्वेस्टमेंट विच गेट अफेक्टेड विद द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के लेवल से क्या होता है, अफेक्ट होता है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो द इन्वेस्टमेंट विच अफेक्टेड विद द लेवल ऑफ इनकम। ओके। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट गेट अफेक्टेड विद द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम का लेवल चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ओके। मोटिव क्या होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि ये किया जाता है प्राइवेट सेक्टर द्वारा। ओके। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या होता है? मोटिव इज टू क्रिएट सोशल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि ये जो किया जाता है ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। ओके। इनकम इलास्टिसिटी, तो ऑटोनॉमस जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम इलास्टिक होता है। मतलब क्या है इसका कि यही बात है कि इनकम बढ़ेगा तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इनकम को देखते हुए इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम इन इलास्टिक होता है, मतलब वही कि इनकम का लेवल कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो किसके द्वारा किया जाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? प्राइवेट सेक्टर द्वारा और ये गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा। इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, कर्व या डायग्राम। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है, मतलब इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोप है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कर्व क्या है, पैरेलल है। मतलब क्या है इसका, इनकम चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट रहेगा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे। ओके। मतलब इनकम चाहे 100 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ हो, इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़ना है आपको कि किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके। तो यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक टॉपिक है इसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वही माना जाता है जो कि अपने जेब से पैसा भी न लगे और प्रॉफिट भी कमा ले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक से ध्यान देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, मतलब जो बिजनेस में किसी भी प्रोजेक्ट में या कहीं भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो जो पैसा उसमें मैं लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं से उधार लेकर आऊँगा, मतलब अपने जेब से पैसा नहीं लगाया, उधार लेकर आऊँगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब आप उधार लेकर आएंगे तो उसकी एक कीमत भी होगी, कीमत का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। तो यही है। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मनी, जो पैसा आप उधार लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में। तो मान लेता हूँ आपने कहीं से पैसा उधार लेकर आए 10% पे। ओके। और फिर MEI क्या है, इट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये है कि मान लेता हूँ कि मैं कहीं से पैसा उधार लेकर आता हूँ 10% का, और वही पैसा जब मैं कहीं ले जाके इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट में तो मुझे रिटर्न मिलता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है, 15%। ओके। तो क्या होगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं 10% में पैसा उधार लेकर आया हूँ, अब वही पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट करना तो मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। क्योंकि इस 15% के रिटर्न में 10% में इंटरेस्ट के नाम पे चुका दूंगा और 5% मुझे प्रॉफिट होगा। तो यही दो बातों का आपको ध्यान रखना होता है, मुझे इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके। शुरू से पढ़ते हैं। द एलिमेंट्स विच डिटरमाइन दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन ए प्रोजेक्ट और नॉट। मतलब इसमें वो एलिमेंट आते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में या नहीं करना चाहिए। तो देयर आर 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, MEI
का मतलब इट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो पैसा मैं किसी प्रोजेक्ट में लगाऊंगा उससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे MEI का एक फार्मूला है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड सप्लाई प्राइस इंटू 100। ये जस्ट फार्मूला आप याद रखिए इसको, ओके। प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, तो जो पैसा उधार लेकर आएंगे किसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकर आएंगे। कंपैरिजन ऑफ MEI एंड ROI, MEI और ROI के बीच के कंपैरिजन देखते हैं। जैसे हम पैसा उधार लेकर आए 10% में, और वही पैसा हम किसी प्रोजेक्ट में लगाएं तो हमको रिटर्न मिला 15%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन फर्स्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है तो हमें उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि रिटर्न ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। अब यहाँ पे उल्टा अगर हो जाए कि मैं 15% पे लेकर आया हूँ उधार पैसा, बट मैं जब इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न मुझे सिर्फ मिल रहा है 10% का, तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 5% का। फिर नेक्स्ट सिचुएशन थर्ड में देखते हैं कि अगर मैंने 10% पे पैसा उधार लेकर आया और उसको प्रोजेक्ट में लगाया किसी, मुझे 10% का इंटरेस्ट भी मिलता है, रिटर्न भी मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस आया, मतलब जितने पे उधारी लेकर आया था उतना पैसा लगाए तो रिटर्न भी उतना ही मिला, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इन 3 सिचुएशन में आपका कौन सा ऐसा सिचुएशन अगर आपको मिलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिचुएशन फर्स्ट, प्रॉफिट, एक्स एंटी एंड एक्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो हम अलग अलग कर लेते हैं, सेविंग को अलग कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो सेविंग का एक्स एंटी और सेविंग का एक्स पोस्ट, बहुत सिंपल है। तो एक्स एंटी सेविंग क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्लान्ड सेविंग। तो एक्स एंटी सेविंग क्या होता है, प्लान्ड सेविंग होता है, ओके। डन बाय हाउस होल्ड, सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, बहुत सिंपल। तो इट रिफर्स टू द प्लान्ड सेविंग डन बाय द हाउस होल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड सेविंग डन बाय द हाउस होल्ड ही सेविंग करेगा, चाहे एक्स पोस्ट हो चाहे एक्स एंटी सेविंग हो। तो एक्स एंटी सेविंग प्लान्ड सेविंग होता है और एक्स पोस्ट सेविंग एक्चुअल या फिर रियलाइज सेविंग होता है। तो एक्स एंटी सेविंग में बात किया जाता है कि क्या प्लानिंग चल रही है सेविंग करने की, और एक्स पोस्ट सेविंग में प्लानिंग नहीं, एक्चुअल में कितना सेविंग हो चुका है उस चीज़ की बात की जाती है। इन्वेस्टमेंट भी सेम वैसा है कि एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट में प्लान होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और एक्स, यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया है, यहाँ पे सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट होगा, ओके। तो वही एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, प्लान इन्वेस्टमेंट होता है, बस ये किसके द्वारा किया जाएगा, फर्म द्वारा किया जाएगा। तो एक्स पोस्ट या इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये एक्चुअल या रियलाइज्ड होता है इन्वेस्टमेंट, किसके द्वारा किया जाएगा, वही फर्म करेगा, ओके। तो सेम है, ये एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट होता है, एक्स पोस्ट एक्चुअल या रियलाइज्ड, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसकी बात की जाती है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में। इसमें प्लान चल रहा होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन कौन सा वाला सेविंग कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी वाला, एक्स एंटी वाला सेविंग और एक्स एंटी वाला इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब एक्स एंटी वाला सेविंग और एक्स एंटी वाला इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, एक्स पोस्ट वाला नहीं, एक्स एंटी वाला, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 14 टॉपिक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रिफर्स सिचुएशन इन विच द पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड गेट द वर्क। मतलब बहुत सिंपल है कि जो एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें एक पर्सन होता है, एक बंदा होता है जो काम करने के इच्छुक भी होता है, विलिंग होता है, और काम करने के एबल भी होता है, योग भी होता है, एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मतलब मार्केट में जो भी वेज रेट चल रहा है उस वेज रेट पे वो इच्छुक भी है काम करने को लेकर,
और वो उसके अंदर क्षमता भी, एबल भी है काम करने के लिए, और उसको काम मिल भी जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोई भी कंट्री हो, चाहे वहाँ कितनी भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन वहाँ पे कुछ न कुछ लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपको जो कुछ लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है या मिलता है, उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दो टाइप के होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कोई बंदा है, कोई जॉब कर रहा था, वो उसको क्या कर देता है? लीव कर देता है, और दूसरे जॉब को क्या करता है? जाके ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो जॉब फर्स्ट लीव करता है और जॉब टू जाके वो ज्वाइन करता है, इसके बीच का जो टाइम गैप होता है, हो सकता है 1 वीक के लिए बैठा हो या 1 महीने के लिए बैठा हो, लेकिन हो सकता है बैठा एक ही दिन के लिए बैठा हो। तो वो जो टाइम गैप रहता है पहला जॉब छोड़ने का और दूसरा जॉब ज्वाइन करने का, जाके उसके बीच का जो टाइम गैप रहता है, तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन अ वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर जॉब। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इट एग्जिस्ट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द कैंडिडेट, मिसमैच है ना, मिसमैच की वजह से किसके बीच में? कैंडिडेट एंड द डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है, किसी कंपनी के पास जाता है, कंपनी को रिक्वायर्ड है किस चीज़ की? कंप्यूटर अकाउंटेंट की। मतलब ये कैंडिडेट कोई है जो जाते हैं कंपनी के पास जॉब मांगने के लिए अकाउंटेंट की, लेकिन कंपनी बोलता है आप अकाउंटेंट कैसे करोगे, कॉपी पे करोगे या कंप्यूटर पे करोगे? तो कैंडिडेट बोलता है नहीं भाई, हम तो कॉपी पे किए हुए हैं। तो कंपनी क्या बोलेगी? नहीं, हमें तो कंप्यूटर वाला चाहिए अकाउंटेंट, मतलब कंप्यूटर पे काम करने वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया? मिसमैच हो गया। कैंडिडेट के पास जो चीज़ स्किल है, कंपनी को जो चीज़ चाहिए, है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? मिसमैच हो गया। इसके वजह से क्या होता है? जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इट एग्जिस्ट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द कैंडिडेट एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन होता है वही सिंपल सा क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जो पर्सन या पीपल जो काम करने के इच्छुक है, काम करना भी चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट उनको काम नहीं मिलता है। तो यही डेफिनेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वही सेम डेफिनेशन होगा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो लोग अपने इच्छा से खुद बेरोजगार हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू देयर ओन विल। तो एक ऐसा सिचुएशन होता है जब लोग कहते हैं कि नहीं, हमें भाई जॉब करना ही नहीं, हमें काम करना ही नहीं है। तो जो लोग अपनी इच्छा से बेरोज़गार होते हैं, विल मतलब अपनी इच्छा से जो लोग बेरोज़गार होते हैं, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। ओके।